चरणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चंदू नाम का एक गरीब किसान रहता था। सालों से उसकी खेती बंजर हुई पड़ी थी, पर उसे अभी भी उस खेत में फसल खिलेगी इसकी उम्मीद थी। रोज की तरह वो हल लेकर खेत जाने के लिए निकलता है। तब उसकी पत्नी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये हल लेकर कहाँ जा रहे हैं? तुम भी कैसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछती हो भाग्यवान। अरे हल लेकर मैं रोज खेत में ही तो जाता हूँ, और कहाँ जाऊँगा। मैंने आपको कल कहा था ना कि अब उस खेत में काम करना बंद कर दीजिए। इतने सालों से आप खेत में हल चला रहे हैं, पर क्या हुआ? फसल तो छोड़िए, उस बंजर खेत में एक बीज तक नहीं टिक पाता है, और इसलिए आपको पड़ोस के गांव में जाकर कपड़े सिलने का काम करना होगा। हाँ, तुमने कहा तो था, पर मैंने भी तो तुमसे कहा था कि मैं एक किसान हूँ, कपड़े सिलने का काम नहीं कर सकता। वो सब मैं नहीं जानती। मैंने पड़ोस के गांव में अपने सहेली के पति से आपके लिए बात की है। कब तक हम उस खेत की फसल की उम्मीद पर रहेंगे? घर के खर्चे बढ़ रहे हैं और अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। जल्दी ही आपने कुछ नहीं किया तो भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए वो हल कोने में रख दीजिए और पड़ोस के गांव में चले जाइए। आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब चंदू के पास ज्योति की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो हल दीवार के एक कोने में रख देता है। ज्योति उसे 2 रोटियां बांध कर देती है और रोटियां लेकर चंदू पड़ोस के गांव जाने के लिए निकलता है। बहुत देर चलने के बाद चरणपुर पीछे छूट जाता है और अब चंदू सुनसान रास्ते से जाने लगता है। उस रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे। वो थक जाता है, एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। बहुत देर से चल रहा हूँ, थक गया हूँ और भूख भी लगी है। चलो यहीं रुककर खाना खा लेता हूँ, फिर आगे चला जाऊंगा। ऐसा विचार करके चंदू उस पेड़ के नीचे बैठकर रोटियों की पोटली खोलता है और रोटी खाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक बहुत बुढ़े साधु अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रहे थे। लकड़ियाँ बहुत भारी थी, इसलिए साधु बाबा उसे ठीक से उठा नहीं पा रहे थे और लड़खड़ा रहे थे। चंदू खाना छोड़कर उनके पास भागता है और, साधु बाबा दे दीजिए, ये लकड़ियाँ मैं पकड़ लेता हूँ। ये बहुत भारी हैं, आपकी गर्दन इसका भार नहीं उठा पा रही है। चंदू साधु बाबा के सर से लकड़ियाँ उतारकर अपने हाथ में ले लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। साधु बाबा, आप इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर कहाँ जा रहे हैं? यहीं पास में एक वन है। मैं उस वन में कुछ दिनों के लिए रुककर तपस्या करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे एक छोटी सी कुटिया बनानी है। उसी के लिए मैं ये लकड़ियाँ लेकर जा रहा हूँ। चलिए साधु बाबा, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं ये लकड़ियाँ उठा भी लूंगा और आपको कुटिया भी बनाकर दे दूंगा। आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु तुम तो भोजन कर रहे हो, भोजन को अधूरा नहीं छोड़ते। भोजन बाद में हो जाएगा साधु बाबा, अभी आपकी मदद करना बहुत जरूरी है। अब चंदू साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगता है। चंदू ने लकड़ियाँ अपने सर पर उठाई हुई होती हैं। कुछ दूर जाकर साधु बाबा रुक जाते हैं और, हाँ, यही वो स्थान है जहाँ मैं रुकने वाला हूँ। ठीक है साधु बाबा, आप वो एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ जाइए, मैं कुटिया बनाता हूँ। चंदू की बात सुनकर साधु बाबा पत्थर पर बैठ जाते हैं। चंदू एक एक लकड़ी को जोड़कर थोड़ी ही देर में एक कुटिया बना देता है। उसकी छत बनाने के लिए वो पेड़ के बड़े बड़े पत्तों को बांधकर उसका उपयोग करता है। अब साधु बाबा के सामने एक सुंदर कुटिया खड़ी होती है। कुटिया को देखकर साधु बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। पुत्र, तुमने बहुत मेहनत से मेरे लिए इतनी सुंदर कुटिया बनाई है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी बहुत बहुत कृपा साधु बाबा। मेरी बनाई हुई कुटिया आपको पसंद आई, ये मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे सौभाग्य के आने का अब समय आ गया है पुत्र। ये लो, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए ये एक पोटली है। ये पोटली अपने पास रख लो। इस पोटली के कारण तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सफेद रंग का ऊंचा बैल आता है। वो बैल आकर साधु बाबा के पास खड़ा होता है और साधु बाबा उसके गले को सहलाने लगते हैं। साधु बाबा उस बैल को प्यार से देखते हैं और उस बैल को चंदू के सामने खड़ा करते हैं। फिर, पुत्र, उस पोटली के साथ में मैं तुम्हें ये बैल भी देना चाहता हूँ। इस बैल को अपने साथ ले जाओ। ये बैल तुम्हारे बहुत काम आएगा। नहीं साधु बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो सच्चे मन से आपकी सहायता की है, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अगर ये ले लिया तो उसका अर्थ ये होगा कि मैंने आपसे कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी सहायता की है। नहीं पुत्र, इसका ऐसा अर्थ नहीं है। मैं ये तुम्हें अपनी प्रसन्नता से दे रहा हूँ। ये अपने साथ ले जाओ और अपने भाग्य में क्या बदलाव होता है वो देखो।
अब चंदू कुछ नहीं कहता है और साधु बाबा के दी हुई पोटली को अपने साथ रख लेता है। उस बैल के गले की रस्सी अपने हाथ में पकड़ता है और घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर के बाद चंदू बैल के साथ घर पहुंचता है। ज्योति उसे बैल के साथ देखती है और अरे आप वापस आ गए, और ये क्या, ये बैल कहाँ मिला आपको? ये मुझे एक साधु बाबा ने दिया है। फिर चंदू साधु बाबा से मिलने के बाद जो हुआ था सब ज्योति को बताता है। अरे कैसे आदमी हैं आप, मैंने आपको क्या करने को कहा था और आप आधे रास्ते से ही लौट आए। चंदू आंगन में एक खम्बे से बैल को बांध कर रखता है। ज्योति गुस्से भरी नजरों से चंदू को देख रही थी। रात हो जाती है और चंदू सो जाता है। कुछ देर के बाद पूरा खिला हुआ चांद आसमान में चमकने लगता है। उस चांद की रोशनी उस बैल पर पड़ती है। वो सफेद बैल अब चांद की रोशनी से चमकने लगता है। बैल के शरीर की रोशनी से चंदू का पूरा आंगन जगमगाने लगता है। तभी चंदू की नींद खुलती है और वो देखता है कि आंगन से रोशनी आ रही है। अरे ज्योति उठो, वो देखो खिड़की के बाहर कितनी रोशनी दिखाई दे रही है। अब ज्योति खिड़की से बाहर दिखती है और आंगन को जगमगाते हुए देखकर दोनों उठकर बाहर आते हैं। आंगन में चांद से चमकते बैल को देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। ये क्या, ये बैल ऐसे चमक कैसे रहा है? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये बैल भूतिया नहीं। आपको ये बैल लेना ही नहीं चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? ज्योति चंदू को बड़बड़ाने लगती है। तब बैल अचानक रहस्यमयी आवाज में बोलने लगता है। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं कोई भूतिया बैल नहीं हूँ। हाँ, परंतु मुझ में दिव्य शक्तियाँ जरूर हैं। देखा तुमने, साधु बाबा ने ये बैल दिया है। ये भूतिया कैसे हो सकता है? तुम सही कह रहे हो। चांद की रोशनी जब मेरे शरीर में समाती है तब मेरी दिव्य शक्ति उजागर होती है। इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए अपनी उन शक्तियों का उपयोग करना चाहता हूँ। बताओ, तुम जल्दी ही धनवान बनना चाहते हो? हाँ, मुझे धनवान तो बनना है। बहुत सालों से गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। ठीक है, तुम मेहनत करके ईमानदारी से धन कमाना चाहते हो या कम समय में धनवान बनना चाहते हो? किसी भी श्रम के बिना तुम्हें मैं धनवान बना सकता हूँ। उस धन को रखने की तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। अरे वाह, ये बैल तो सच में हमारे लिए खजाना बनकर आया है। सुनिए जी, इससे कहिए कि हमें बिना श्रम के ही धनवान बना दे। नहीं, मुझे धनवान तो बनना है, पर बिना श्रम के नहीं। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए मुझे धनवान बनना है। तो ऐसा कोई रास्ता बताओ जिसमें मैं श्रम करूँ और मुझे श्रम का फल मिले, और फिर मैं धनवान बनूं। ठीक है, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। अब एक काम करो, साधु बाबा ने तुम्हें जो पोटली दी थी उसमें कुछ जादुई बीज है। कल तुम उन्हें अपने खेत में बो दो और उसके बाद देखो तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है। हाँ, बड़ा दिव्य शक्तियों से भरा हुआ कह रहा था खुद को अपना ये बैल। इसे तो ये भी पता नहीं है कि वो खेत सालों से बंजर हुआ पड़ा है। उस खेत की मिट्टी भी अब हल से डरने लगी होगी। आप तो रोज हल चलाते हैं, पर आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो आगे क्या होगा? होगा, अवश्य होगा। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ मिल जाएंगी और तुम्हारे खेत को उपजाऊ बनाएंगी। चलो, अभी हम खेत में चलते हैं। अभी इस समय? हाँ, जब तक चांद की रोशनी है तब तक मेरी दिव्य शक्तियाँ काम करेंगी, इसीलिए अभी चलो। चंदू किसान बैल को लेकर खेत में आता है। चंदू हल की तरफ बैल को खड़ा करता है और दूसरी तरफ खुद खड़ा होता है। दोनों मिलकर पूरे खेत में हल चलाते हैं। अगले दिन सुबह चंदू साधु बाबा की दी हुई पोटली को लेकर खेत में आता है और उन बीजों को खेत में बो देता है। घर आकर वो बैल को ये बात बताता है। इतने सालों से उस खेत में कुछ नहीं उगा है, तो आज के चमत्कार होगा। आप बेकार में ही इस बैल से उम्मीद लगा कर बैठे हैं। ज्योति की इस बात पर चंदू कुछ नहीं कहता है और राह देखने लगता है। अगले दिन जब चंदू खेत में जाता है तब उसका खेत अनाज से लदा हुआ फसल से लहरा रहा होता है। खेत के चारों तरफ बड़े बड़े फलों से भरे हुए पेड़ खड़े दिखाई देते हैं। वो सब देखकर चंदू हक्का बक्का रह जाता है। खुशी के मारे चंदू फूले नहीं समा रहा था। वो भागते हुए घर आता है और ज्योति, ज्योति, जल्दी खेत में चलो। अरे क्या हुआ, इतने क्यों चिल्ला रहे हो? क्या है उस खेत में देखने जैसा? वो तो जब तुम देखोगी तब पता चलेगा। तुमने कहा था ना कि बैल क्या करेगा। इस बैल और जादुई बीजों का कमाल देखने चलो।
चंदू बैल की रस्सी हाथ में पकड़ता है और ज्योति के साथ खेत में आता है। ज्योति भी हरे भरे खेत को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है, दोनों को इतना खुश देखकर। देखा, मैंने कहा था ना, कल तुमने जो खेत में मेहनत की थी उसी के कारण उन बीजों ने अपना जादू दिखाया है। पर एक बात हमेशा याद रखो कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। यदि तुम लालच करोगे तो ये सब चला जाएगा। नहीं, मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। फिर चंदू सारी फसल काट लेता है और फल भी तोड़ लेता है। उन सबको बाजार में बेचकर उसे बहुत से पैसे मिलते हैं। अगले दिन जब चंदू खेत में जाता है, फिर से काटी हुई फसल की जगह पर हरी भरी लहराती फसल खड़ी होती है। ऐसे ही अब रोज होने लगता है। धीरे धीरे चंदू धनवान बनने लगता है। उसी के खेत के पास चिराग नाम के एक आदमी का खेत था। चिराग और भाई अभिजीत मिलकर खेत में काम करते थे। एक दिन उनकी माँ मनीषा दोनों भाइयों के लिए खाना लेकर आती है। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें कर रहे हो? वहाँ उस चंदू को देखा तुम लोगों ने? कितनी फसल आ रही है उसकी। हाँ माँ, समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर कैसे हो सकता है। इतने सालों से तो वो खेत बंजर पड़ा हुआ था। हाँ, कोई तो रहस्य है इस चंदू का। जितनी फसल काटता है उतनी ही नई उग जाती है। सुना है कि कुछ दिनों पहले उसे एक महात्मा मिले थे। उन्होंने ही कोई आशीर्वाद दिया है उसे। ऐसे कोई महात्मा हमें मिल जाए तो हमारी भी जिंदगी बन जाए। चलो, जैसा जिसके भाग्य में हो उसे मिलता है। ऐसे ही पूरे गांव में चंदू के खेत की अब चर्चा होने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन उस गांव से गुजरने वाला विट्ठल नाम का एक आदमी, जो बहुत दिनों से भूखा था, वो चंदू के खेत के पास आकर रुकता है। वो फलों से भरा हुआ एक पेड़ दिखाता है। विट्ठल पेड़ से कुछ तोड़ने जाता है, तभी चंदू उसका हाथ पकड़ लेता है और चोर आदमी, मेरे खेत से फसल तोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक भी फल तोड़ने से पहले तुमने नहीं सोचा? मुझे क्षमा कर दीजिए महोदय, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, प्रवास कर रहा हूँ। इन रसीले फलों को देखा और खुद को रोक नहीं पाया, इसीलिए मैं ये फल तोड़ रहा था। मुझे बस 2 फल दे दीजिए। बड़ा कह रहा है कि बहुत दिनों से भूखा है। अरे भिखारी हो, ये सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? नहीं, मैं भिखारी नहीं, सच में एक प्रवासी हूँ। मेरे पास अभी धन नहीं है। जब मैं प्रवास से लौटूंगा तब आपके पैसे लौटाऊंगा। कितना झूठ बोल रहे हो तुम? इतना सफेद झूठ बोलते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है? तुम्हें पता है कि ये फल कितने में बिकता है? अरे, ये फल मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दूंगा। अगर फल चाहिए तो पहले पैसे लेकर आओ। विट्ठल चंदू को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर चंदू नहीं मानता और विट्ठल उसके खेत से जाने लगता है। तभी अचानक बिजली कड़कड़ाती है। पूरे खेत में अंधेरा छा जाता है। हरी भरी फसल और फलों से भरे हुए पेड़ अचानक उस अंधेरे में खो जाते हैं। ये सब देखकर चंदू बहुत ज्यादा डर जाता है और बैल के पास आता है। मेरे प्यारे बैल, ये देखो क्या हो गया। मेरे पूरे खेत में ऐसा घना अंधेरा क्यों छा रहा है? ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। मेरे कारण? मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लालच नहीं करना। जब तुम लालच करोगे तब ये सब चला जाएगा। आज तुमने उस भूखे के मुंह का निवाला छीना है। वो तुम्हें कितना कह रहा था, वो भूखा है और वापस आते समय तुम्हें पैसे दे देगा। फिर भी तुमने उसकी बात नहीं मानी और पैसों के लालच में उसे खेत से बाहर जाने को कह दिया। इसीलिए ये सब हुआ। अब तुम्हें कभी भी खेत में फसल दिखाई नहीं देगी। चंदू को अब अपनी गलती समझ आती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस भूखे को मैं फल तो दे ही सकता था, पर लालच ने मेरी मन की आंखों पर पर्दा गिरा दिया था। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ और पेट भर फल खिलाता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि गांव के गरीबों को मुफ्त में फल और अनाज भी दूंगा। मुझसे जितना हो सके उतनी मैं सबकी मदद करूंगा। बस मेरे खेत को फिर से हरा भरा कर दो। ठीक है, तुम वचन दे रहे हो, इसीलिए बात मानता हूँ। अचानक वो अंधेरा छट जाता है। अब चंदू का खेत फिर से लहराने लगता है। चंदू विट्ठल को लेकर आता है और उसे बहुत सारे फल खाने के लिए देता है। उस दिन के बाद चंदू पूरे गांव में सबकी मदद करने लगता है। लोग दुआएं देते हैं और चंदू का खेत हमेशा हरा भरा रहकर सबकी भूख मिटाता है। पीपल नगर नाम का एक गांव था। उस गांव के नदी के पास एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ की शाखाएं बड़ी बड़ी और दूर तक फैली हुई थी। उसकी शाखाएं देखकर ऐसा लगता था कि किसी बड़े राक्षस के सैकड़ों हाथ हो। गांव वालों का मानना था कि रात के समय उस पेड़ के पास जाने वाला कभी वापस नहीं आता,
इसलिए कोई भी रात के समय उस नदी के पास भी नहीं जाता था। उसी गांव में सुषमा नाम की एक बुढ़ी औरत रहती थी, जिसका बेटा राकेश बचपन से ही अपनी नानी के पास दूसरे गांव में रहता था। वो अपनी माँ से मिलने आया था। उसे उस पेड़ के बारे में कुछ पता नहीं था। एक रात अरे राकेश, जरा पानी तो दो, बहुत खांसी आ रही है। हाँ माँ, अभी देता हूँ। राकेश पानी के घड़े के पास जाता है, लेकिन घड़ा खाली होता है। अरे माँ, इसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, मैं बाहर से पानी लेकर आता हूँ। अरे इस समय नदी पर मत जाओ, यहीं पड़ोस की पूनम के घर से पानी लेकर आओ। राकेश घड़ा लेता है और पूनम के घर के पास जाता है। पूनम के घर का दरवाजा वो खटखटाता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। पूनम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। फिर लगता है पूनम दीदी गहरी नींद में सो रही हैं। अब क्या करूं? इस समय किसी को उठाना भी ठीक नहीं है, पर जाकर घड़ा भर लेता हूं। ऐसा विचार करके राकेश नदी पर जाने लगता है। नदी उसके घर के पास ही थी, इसलिए वो थोड़े ही समय में नदी के पास आता है। तब उसे वो पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ रात के अंधेरे में और भी ज्यादा डरावना दिख रहा था। वो उस पेड़ को देखता है और एक क्षण के लिए उसे डर भी लगता है। फिर वो आगे चलने लगता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ, अभी नदी पर जाने का ये उचित समय नहीं है। राकेश पीछे मुड़कर देखता है तो अंधेरे में एक चबूतरे पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। वो आदमी राकेश को नदी पर जाने से रोक रहा था। अभी उस पेड़ के पास नदी पर मत जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी मुझे पानी की बहुत जरूरत है। पानी की जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अभी उस पेड़ के पास से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। मेरी बात मानो, अभी लौट जाओ, कल सुबह आकर पानी ले जाओ। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? घर में मेरी माँ को पानी की जरूरत है, मैं तो पानी लेकर ही जाऊंगा। राकेश उस बुढ़े आदमी की बात को नहीं मानता और उस पेड़ के पास से होकर नदी पर जाने लगता है। जैसे ही वो उस पेड़ के पास जाता है, अचानक वो पेड़ रोशनी से जगमगाने लगता है। उस पेड़ से विचित्र आवाजें आने लगती हैं। राकेश डर जाता है और पीछे मुड़ने लगता है। तभी उस पेड़ की दो टहनियां नीचे आती है और इस प्रकार से राकेश को उठा लेती हैं, जैसे कोई छोटी बच्चे को उठा रहा हो। अचानक से वो रोशनी गायब हो जाती है और उसके साथ राकेश भी। राकेश की चीख के साथ फिर से सन्नाटा फैल जाता है। राकेश की चीख उसकी माँ को सुनाई देती है और अरे ये तो राकेश की चीख थी। राकेश, कहीं राकेश पानी लेने के लिए नदी पर तो नहीं गया? राकेश नदी पर गया है, इस विचार से सुषमा कांप उठती है। वो घर से बाहर आती है और पूनम के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। अरे कौन है इतनी रात को जो इतनी जोर जोर से दरवाजा बजा रहा है? पूनम दरवाजा खोलती है और पूनम, वो राकेश तुम्हारे घर पानी लेने के लिए। पता नहीं काकी, गहरी नींद में सो रही थी, शायद आकर दरवाजा खटखटाकर वापस गया होगा। पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने अभी अभी राकेश की चीख सुनी, इसलिए तुम्हें पूछ रही हूँ। क्या राकेश की चीख? काकी, कहीं राकेश नदी पर तो नहीं चला गया? मुझे भी वही डर लग रहा है। सुषमा जोर जोर से रोने लगती है। सुषमा की आवाज सुनकर आसपास के सब लोग जाग जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। पूनम सबको बताती है राकेश नदी पर पानी भरने गया था। शायद ये बात सुनकर सभी डर जाते हैं। सुषमा सबसे कहती रहती है कि जाकर उसे देख कर आओ, लेकिन उस पेड़ के डर से कोई भी नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात गांव के मुखिया की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। मुखिया गांव के ही जसवंत के पास आते हैं और जसवंत, अपनी बैलगाड़ी शुरू करो, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, दाई माँ को लेकर आना है। परंतु दाई माँ का घर तो पास में ही है, उसके लिए बैलगाड़ी की क्या जरूरत है? दाई माँ पड़ोस के गांव में गई हैं, अपनी बहन के पास, उन्हें अभी लेकर आना जरूरी है। हाँ, पर अभी इस समय दूसरे गांव जाना क्या सही होगा? आपको तो पता है कि दूसरे गांव जाने का रास्ता नदी के पास से जाता है और नदी के पास तो वो भयानक पेड़ है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी मेरी पत्नी की तबीयत है। दाई माँ अगर समय पर नहीं आई तो मेरी पत्नी और मेरा होने वाला बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। जसवंत को समझ नहीं आ रहा था कि अब मुखिया से क्या कहे। मुखिया जी समझ जाते हैं कि जसवंत आना नहीं चाहता
और वो खुद ही दाई माँ को लाने के लिए निकलते हैं। रात के अंधेरे में मुखिया जी चलते हुए जा रहे थे। कुछ देर में वो नदी के पास आते हैं। उस भयानक पेड़ को देखकर एक क्षण के लिए मुखिया जी रुक जाते हैं, फिर अपनी पत्नी के बारे में सोचकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो चबूतरे पर बैठा हुआ बुढ़ा उनके पास आता है और रुक जाइए मुखिया जी, उस पेड़ के पास से मत जाइए। मेरा जाना बहुत जरूरी है। इस पेड़ के पास अगर आप जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा उसकी कल्पना भी आपसे नहीं होगी। मेरे पास ये सोचने का समय नहीं है, मुझे किसी भी हाल में आगे जाना ही होगा। मुखिया आगे जाने लगते हैं। वो जैसे उस पेड़ के पास आते हैं, पेड़ चमकने लगता है। जिस तरह से राकेश को पेड़ ने अपनी गिरफ्त में लिया था, वैसे ही मुखिया को भी पेड़ गायब कर देता है। गांव की औरतें मुखिया जी की पत्नी के पास जाकर उसकी अचकी कर देते हैं। वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। मुखिया जी और राकेश से पहले भी कुछ लोग ऐसे ही गायब हो गए थे। ये सब देखकर गांव का ही एक बहादुर और दयालु लड़का तेजस सामने आया और उसने कहा, मुझे लगता है कि अब हमें उस पेड़ के रहस्य को जानने की आवश्यकता बढ़ गई है। तब तक हम ऐसे ही उस पेड़ से डरते रहेंगे और कब तक वो पेड़ हमारे गांव के लोगों को गायब करता रहेगा। तुम सही कह रहे हो, पर उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत कौन कर सकता है? जो भी पेड़ के पास जाता है वो तो गायब हो जाता है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस पेड़ के पास जाएगा। मैं जाऊंगा उस पेड़ के पास। हमारे गांव के हित के लिए अब मैं उस पेड़ के रहस्य को ढूंढ कर रहूंगा। तुम जाओगे तो सही, लेकिन क्या वापस आओगे? अरे इतनी हिम्मत दिखा रहे हो, लेकिन कहीं तुम भी बाकी सबकी तरह गायब ना हो जाओ। वो तो बाद में ही पता चलेगा। अगले दिन सुबह तेजस उस पेड़ के पास आता है। तब वो पेड़ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तेजस उस पेड़ को ध्यान से देखने लगता है। उस पेड़ की खाल पर अलग अलग चेहरे के जैसे चिन्ह उसे दिखाई देते हैं। तेजस को बाकी कुछ पता नहीं चलता है। वो अब रात होने का इंतजार करता है। रात होने के बाद तेजस फिर उस पेड़ के पास आता है। वो चबूतरे पर बैठा आदमी उससे कहता है, उस पेड़ के पास मत जाओ, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे पता है बूढ़े बाबा, लेकिन गांव वालों के हित के लिए मुझे उस पेड़ का रहस्य जानना बहुत जरूरी है। मुझे उस पेड़ के पास जाना ही होगा। तेजस उस पेड़ के पास जाने लगता है। जैसे जैसे तेजस पेड़ के पास पहुंचता है, पेड़ चमकने लगता है। तेजस धीरे धीरे पेड़ के पास जा रहा होता है। पेड़ ज्यादा चमकने लगता है। तेजस और पास जाने लगता है। जैसे ही तेजस के और पास जाता है, पेड़ अपनी दो शाखाएं नीचे लाता है और तेजस को पकड़ने लगता है। तेजस पीछे हट जाता है और भागकर बुढ़े आदमी के पास आता है। मैंने कहा था ना कि उस पेड़ के पास जाना ठीक नहीं है। बूढ़े बाबा, इस पेड़ के रहस्य के बारे में आपको पता होगा। तुम अगर किसी लालच में यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। नहीं बाबा, मैं किसी भी लालच में यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो बस गांव वालों की इस समस्या का निवारण ढूंढने आया हूँ। मुझे कैसे भी करके इस पेड़ के डर से गांव वालों को मुक्त करना होगा। ठीक है, इस पेड़ से मुक्ति का बस एक ही उपाय है कि इस पेड़ को तोड़ देना चाहिए, पर यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें इस पेड़ की जड़ का टुकड़ा तोड़कर लाना होगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम इस पेड़ के पास जाओगे तब वो पेड़ तुम्हें पकड़ लेगा। तेजस विचार करने लगता है। वो कुछ सोचकर कुदाल लेकर आता है और पेड़ से थोड़ी दूर पर खोदने लगता है। पेड़ बहुत बड़ा था, इसलिए उसकी जड़ बहुत दूर तक फैली हुई थी। खोदते हुए तेजस को पेड़ के जड़ का टुकड़ा मिल जाता है। जड़ का टुकड़ा टूटते ही पेड़ हिलने लगता है और कड़कड़ आवाज के साथ उसकी शाखाएं टूटकर गिर जाती हैं। शाखाएं टूटकर गिरते ही वो सभी लोग जो उस पेड़ में बंदी बन चुके थे, वो एक एक करके बाहर आते हैं, जिनमें राकेश और मुखिया भी थे। उस पेड़ से चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। पेड़ से आवाज आती है, तुमने इन सबको मुक्त करके ठीक नहीं किया है। ये सब मेरे बंदी हैं। तभी बुढ़े बाबा वहाँ आते हैं। पूरा गांव भी वहाँ आ जाता है। बुढ़े बाबा वहाँ आकर बोलते हैं और उस पेड़ पर फूंक देते हैं। उनके ऐसे करते ही वो पेड़ दो हिस्सों में टूट जाता है और उस पेड़ के अंदर से सफेद रंग का धुआं बाहर आकर आसमान में विलीन हो जाता है। सभी उस धुएं को देखते रहते हैं। तब बुढ़े बाबा, कुछ सालों पहले। तांत्रिक, बताओ वो गुप्त खजाना कहाँ है?
वो खजाना यही है, इस जगह पर। लेकिन आपको खजाना हासिल करने के लिए एक बलि देनी पड़ेगी। गांव की एक जवान लड़की की बलि जब इस जगह पर दी जाएगी, तभी ये खजाना आपको मिलेगा। पर ऐसी लड़की, और उस लड़की को मैं यहाँ तक लेकर कैसे आऊंगा? वो सोचना आपका काम है। गांव में कई गरीब लोग हैं जिसकी कोई बेटी आपकी बातों में फंस सकती है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, पर किसी भी हाल में मुझे वो खजाना चाहिए। गांव में जमींदार का बेटा गुप्त धन के पीछे पड़ा हुआ था। वो गुप्त धन को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया था। उसने गांव की एक गरीब और भोली लड़की को अपने प्यार की जाल में फंसाया और वो उसे नदी के पास उस जगह पर ले आया। तांत्रिक की मदद से जमींदार के बेटे आदित्य ने उस लड़की की हत्या कर दी और उसके लाश को वहीं दफना दी। इसकी हत्या हो गई है, अब बताओ कि वो गुप्त धन कहाँ है? वो धन अब आप नहीं, मैं प्राप्त करूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं तो बस लड़की की बलि का इंतजार कर रहा था। आज वो बलि मिल गई है, अब वो गुप्त धन मेरा होगा। इसका मतलब तुमने मुझे मोहरा बनाया है। अब आदित्य और तांत्रिक में झगड़ा होने लगता है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इस गांव के जमींदार के बेटे ने गुप्त धन के लालच में गांव की एक लड़की की हत्या करके उसे इस जगह पर गाड़ दिया था और उस पर ये पेड़ लगा दिया था। उस लड़की की आत्मा इस पेड़ में कैद हो गई और उसने इस पेड़ के पास आने वाले को बंदी बनाना शुरू कर दिया था। अभी ये जो धुआं बाहर निकला है, वो उस लड़की की आत्मा ही थी। वो पेड़ गिर पड़ता है और वहाँ एक सुरंग दिखने लगती है। तेजस, इस सुरंग के अंदर वो गुप्त खजाना है और अब ये खजाना तुम्हारा है। वो खजाना सिर्फ उसी व्यक्ति को हासिल होने वाला था जो सज्जन और परोपकारी हो। तुमने गांव वालों के लिए सोचा और अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इसीलिए ये खजाना सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। तेजस सुरंग के नीचे जाकर वो खजाना ले लेता है। पीपलपुर गांव उस मायावी पेड़ के चंगुल से मुक्त हो जाता है। अब कोई भी किसी भी समय नदी पर जाने से नहीं डरता है।